L45 हिंदी अध्याय 441 द गोल्डन हीस्ट _ 2। आधे घंटे बाद यान फेई ने आखिरकार 10 मीटर आगे खुदाई कर ली थी। 3D मानचित्र पर प्रदर्शित प्रदर्शन के अनुसार बाईं ओर की पत्थर की दीवार के ठीक पीछे भूमिगत स्वर्ण भंडार की दीवार का एक कोना था। न्यूयॉर्क के स्थानीय समयानुसार अब शाम के 7 बज रहे थे और जब से यान फेई सबवे सुरंग में दाखिल हुआ था, वह 2 घंटे से लगातार भूमिगत काम कर रहा था। अपनी अदम्य शक्ति के बावजूद उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। यान फेई ने सार्वभौमिक अंतरिक्ष से काला गोला निकाला और थकान दूर करने के लिए उसमें मौजूद रहस्यमय ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने कुछ देर वहीं आराम किया, फिर भूमिगत स्वर्ण भंडार की दीवार की ओर खुदाई शुरू कर दी। 10 मिनट बाद यान फेई ने भंडार के पास की नरम चट्टान की परत को खोदा और अंदर सबसे कठोर चट्टान की परत देखी। 3D मानचित्र से पता चला कि यह कठोर चट्टान की परत 5 मीटर मोटी थी और उसके आगे भूमिगत स्वर्ण भंडार की विशाल प्रबलित कंक्रीट संरचना थी। भूमिगत स्वर्ण भंडार के बेहद करीब होने के कारण यह निश्चित था कि अंदर चोरी रोधी कई उपाय किए गए थे, जिनमें भूमिगत सुरंग खोदकर भंडार में घुसने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी शामिल थे। इसलिए अगर यान फेई पहले की तरह विस्फोटकों के साथ इस चट्टानी परत को पार करने की कोशिश करता, तो भूमिगत स्वर्ण भंडार उसे जरूर पकड़ लेता, जिससे वह असफल हो जाता। बिना कोई आवाज किए उस मोटी चट्टानी परत को पार करने के लिए यान फेई के पास सबसे आदिम तरीका ड्रिलिंग अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान फेई ने चट्टान की परत को नापा और आगे बढ़ने की दिशा तय की। फिर उसने यूनिवर्सल स्पेस से एक बड़ी स्टील की छेनी निकाली। उसने उसे चट्टान की दीवार पर एक दरार में डाला और चट्टानों को खोदना शुरू कर दिया। ये स्टील की छेनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की थी। उसने इसे न्यूयॉर्क की एक औजार की दुकान से एक महत्वपूर्ण क्षण में इस्तेमाल के लिए खरीदा था। उसकी वर्तमान ताकत बहुत ज्यादा थी और खोदने के हल्के से प्रयास से ही उसने चट्टान का एक टुकड़ा तोड़ दिया, जिसे उसने बिना किसी आवाज के तुरंत यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया। जल्द ही यान फेई ने दरारों वाली सभी चट्टानें उखाड़ दी, जिससे एक चिकनी और समतल चट्टान की परत बन गई, जिस पर सहारा लेने की कोई जगह नहीं थी। हालांकि यान फेई निराश नहीं हुआ। उसने स्टील की छेनी चट्टान पर रखी, उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके ऊपरी हिस्से पर हल्के से थपथपाया। अपने पूरे शरीर की ताकत से एक ही वार में छेनी चुपचाप चट्टान में धंस गई। फिर दोनों हाथों से यान फेई ने चट्टान के और भी बड़े टुकड़े उखाड़ दिए। यान फेई की विधि चीनी पत्थरबाजों की उस तकनीक से मिलती जुलती थी जिसमें पत्थर निकालने के लिए स्टील की छेनी से हथौड़े से वार किया जाता था। हालांकि पत्थरबाज हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं जो छेनी पर जोरदार आवाज पैदा करता है। यान फेई की हरकतें पूरी तरह से एक जन्मजात विशेषज्ञ की तकनीकों का इस्तेमाल करती थीं। एक हल्का सा थपथपाना मानव शरीर की पूरी ताकत के बराबर था। छेनी बिना आवाज किए चट्टान की दीवार में धंस गई, जो यान फेई की मौजूदा स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। इस तरह यान फेई ने अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कठोर चट्टान की परत खोदी। फिर भी यान फेई को कई बार आराम करना पड़ा ताकि खाने में खर्च हुई ऊर्जा की पूर्ति हो सके। अत्यधिक उपयोग के कारण स्टील की छेनी अंततः टूट गई। सौभाग्य से यान फेई ने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में कई अतिरिक्त छेनी तैयार कर रखी थीं, जिससे उन्हें बिना औजारों के इस्तेमाल की शर्मिंदगी से बचना पड़ा। 2 घंटे बाद जब यान फेई ने अपने सामने से चट्टान का आखिरी टुकड़ा हटाया, तो उसे अंदर का धूसर प्रबलित कंक्रीट का हिस्सा दिखाई दिया। इससे पता चलता है कि अपनी कड़ी मेहनत से खुदाई करने के बाद वह आखिरकार भूमिगत स्वर्ण भंडार के करीब पहुंच गया था। पीछे का प्रबलित कंक्रीट का हिस्सा ही भंडार था। हालांकि यान फेई भंडार के प्रवेश द्वार पर नहीं, बल्कि भूमिगत स्वर्ण भंडार के सबसे भीतरी हिस्से में था। तिजोरी के शुरुआती निर्माण के दौरान बिल्डरों ने पास के भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क की व्यवस्था की अच्छी तरह जांच की थी और सभी संभावित प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया था। फिर भी जब उन्हें यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने तिजोरी की दीवारों के रूप में विशाल प्रबलित कंक्रीट संरचनाएं जोड़ दी। इन सुरक्षा उपायों के साथ, जिनमें 25 मीटर जमीन की गहराई, आसपास के सभी प्रवेश द्वारों की रुकावट, बाहर की कठोर चट्टान की परत और 100 टन वजनी विशाल प्रबलित कंक्रीट के पुर्जों की रुकावट शामिल थी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भूमिगत स्वर्ण तिजोरी को अन्य स्थानों से कभी भी तोड़ा न जा सके। तिजोरी में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता दरवाजे से होकर था। सभी चोरी रोधी उपायों में ये विशाल प्रबलित कंक्रीट संरचनाएं एक महत्वपूर्ण कड़ी थीं। प्रत्येक का वजन 100 टन से भी ज्यादा था, इसलिए इन्हें हिलाना किसी के लिए भी असंभव था। विस्फोटकों का इस्तेमाल करके भी इन कठोर घटकों को भेदना संभव नहीं था और इससे उत्पन्न होने वाली तेज आवाज तुरंत ध्यान देने योग्य हो जाती थी।
इन दुर्गम प्रतीत होने वाली सुरक्षाओं के कारण ही इतना सोना अंदर सुरक्षित रूप से रखना संभव हो पाया। भूमिगत स्वर्ण भंडार पूरी तरह से सुरक्षित था, यकीनन दुनिया का सबसे अभेद्य किला। यानफेई के अलावा कोई भी चुपचाप इसमें घुसपैठ नहीं कर सकता था। लेकिन यानफेई अपनी अपार शक्ति और रहस्यमय ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष पर कब्जा करके इस जगह में सेंध लगा सकता था। यहाँ तक कि इतने विशाल प्रबलित कंक्रीट के ढांचे के सामने भी, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी अचल था, वह ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की मदद से उसे आसानी से संभाल सकता था। हालांकि यानफेई को भूमिगत स्वर्ण भंडार में प्रवेश करने का पूरा भरोसा था, लेकिन प्रबलित कंक्रीट घटक को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। यह अन्य विशाल प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के साथ सीमेंट से जुड़ा हुआ था, इसलिए यानफेई इसे अलग से नहीं उठा सकता था। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करना था, लगातार सार्वभौमिक अंतरिक्ष को सक्रिय करते हुए प्रबलित कंक्रीट घटक को उसमें समाहित करने का प्रयास करना था। विश्वव्यापी अंतरिक्ष के प्रभाव में स्टील प्रबलित कंक्रीट का वह घटक जहां अन्य घटकों के सीमेंट से जुड़ा था, वहां दरार पड़ने लगा। हालांकि इससे यानफेई की आध्यात्मिक शक्ति का भी तेजी से ह्रास हुआ। ऊर्जा के इस तीव्र ह्रास के कारण यानफेई को बेहोशी का अनुभव भी हुआ, लेकिन जैसे ही वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के क्षीण होने से बेहोश होने ही वाला था, स्टील प्रबलित कंक्रीट का वह विशाल घटक अंततः चिपकने वाले सीमेंट से मुक्त हो गया और यानफेई द्वारा तुरंत विश्वव्यापी अंतरिक्ष में समाहित हो गया। यानफेई की आंखें धुंधली पड़ गईं और वह बेहद कमजोर महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस विशाल कंक्रीट के टुकड़े को निकालने में उसे काफी तकलीफ हुई है। फिर भी उसका प्रयास सार्थक रहा, क्योंकि उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था और अब उसके बीच कोई बाधा नहीं थी। भूमिगत स्वर्ण भंडार में स्टील प्रबलित कंक्रीट के पुर्जे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित थे, इसलिए किसी एक पुर्जे के हटने से कोई धमाका नहीं हुआ। हालांकि भंडार के अंदर लगे डिटेक्टर ने तुरंत इस गड़बड़ी को भांप लिया, जिससे अलार्म सिस्टम चालू हो गया और जल्द ही भूमिगत स्वर्ण भंडार अलार्म की तीखी आवाज से गूंज उठा। एक बार फिर यानफेई ने काला गोला निकाला और अपने भीतर की रहस्यमयी ऊर्जा से अपनी थकी हुई ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त किया। फिर उसने ऑक्सीजन मास्क पहना, यूनिवर्सल स्पेस से सभी स्मोक ग्रेनेड निकाले, उन्हें सक्रिय किया और उन्हें भूमिगत स्वर्ण भंडार में फेंक दिया। स्मोक ग्रेनेडों से भारी मात्रा में रंग बिरंगा धुआं निकल रहा था, जो तेजी से पूरे भंडार में भर गया और निगरानी कैमरों की नजर में भी बाधा डाल रहा था, ताकि बाहर कोई भी यह न देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। freewebnovel.com। भूमिगत स्वर्ण भंडार के नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों ने कुछ गड़बड़ी का पता लगाया और तुरंत वायु पंपिंग उपकरण चालू कर दिया, ताकि अंदर की हवा को तेजी से बाहर निकाला जा सके, ताकि भंडार को निर्वात अवस्था में लाया जा सके और किसी भी घुसपैठिए का दम घुट सके। हालांकि यानफेई ने भंडार को पहले ही बाहरी खदान गुफा से जोड़ दिया था, जिसका बाहरी दुनिया से संबंध था, इसलिए इतने कम समय में भंडार के अंदर निर्वात अवस्था बनाना असंभव था। धुएं के ग्रेनेड लगातार धुआं छोड़ रहे थे और वायु पंपिंग उपकरण द्वारा धुआं साफ करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद वे जल्दी से सारा धुआं नहीं हटा पा रहे थे, जिससे बाहर से देखने वाले अभी भी यह नहीं देख पा रहे थे कि भंडार के अंदर वास्तव में क्या हो रहा था। अपनी तमाम कोशिशों के बाद यानफेई इस पल के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने तिजोरी में कदम रखा और तुरंत और सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर दिए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार भूमिगत सोने की तिजोरी में अलार्म पहले ही बज चुके थे। यानफेई की नजर अद्भुत थी और घने धुएं के बीच भी वह तिजोरी के अंदर की स्थिति साफ साफ देख सकता था, खासकर सोने की ईंटें जो उसे साफ दिखाई दे रही थीं। यानफेई तेजी से आगे बढ़ा, सोने की ईंटों के ढेर और उन पर रखी अलमारियों को बमुश्किल छूते हुए, और वे सार्वभौमिक अंतरिक्ष में समा गईं। वह तेजी से अगले स्थान की ओर बढ़ा और सोने की ईंटें इकट्ठा करता हुआ। भूमिगत स्वर्ण भंडार के बाहर एक तीखा अलार्म कानों को बहरा कर रहा था। अलार्म सुनकर सुरक्षाकर्मी कुछ असमंजस में पड़ गए। यह अलार्म भंडार के लिए पहले से तैयार की गई आकस्मिक योजनाओं से थोड़ा अलग था, क्योंकि यह भंडार के अंदर से ही शुरू हुआ था। उनके नियमित सुरक्षा अभ्यास में ज्यादातर बाहरी हमलों का प्रतिरोध करने का अभ्यास किया जाता था, और किसी ने भी दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार पर वास्तविक हमले की उम्मीद नहीं की थी। सौभाग्य से भूमिगत स्वर्ण भंडार के सुरक्षा उपाय अत्यंत व्यापक और उन्नत थे। अंदर भारी धुआं देखकर प्रबंधकों ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए, ताकि भंडार से हवा निकालकर उसे निर्वात में बदल दिया जा सके, ताकि किसी भी घुसपैठिए को फंसाकर मार डाला जा सके। हालांकि यानफेई द्वारा दीवार के रूप में इस्तेमाल किए गए कंक्रीट के हिस्से को हटा देने के कारण अंदर की हवा अब बाहरी हवा से जुड़ गई थी, जिससे भंडार को निर्वात में बदलने से रोका जा सका, चाहे उपकरण किसी भी तरह से काम करें।
ये देखकर कि वे तिजोरी को निर्वात अवस्था में नहीं ला सकते, गार्ड कर्मियों ने अंदर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए विशाल तिजोरी का दरवाजा खोलना चाहा। हालांकि तिजोरी का दरवाजा खोलने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी और चूंकि दरवाजा स्वयं बहुत भारी था, इसलिए उसे खोलने में काफी समय लग सकता था। वे इतने कम समय में तिजोरी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे और केवल बाहर से ही अंदर धुआं उठते हुए देख सकते थे। 10 मिनट बाद भूमिगत सोने की तिजोरी का दरवाजा आखिरकार खुल गया। पूरी तरह से सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तुरंत अंदर पहुंचे, लेकिन उन्हें चारों ओर फैले धुएं के अलावा एक भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। जिन जगहों पर पहले सोने की ईंटें रखी थीं, वे अब खाली थीं और अनगिनत सोने की ईंटें मानो हवा में गायब हो गई थीं। तिजोरी के अंदर का धुआं पूरी तरह से छट जाने पर गार्ड कर्मियों को एहसास हुआ कि तिजोरी सचमुच खाली थी और उसमें सोने का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। वे चौंक गए और तिजोरी की दीवारों का निरीक्षण करने लगे, लेकिन पाया कि दीवारें पहले जैसी ही थीं। फर्श भी बिल्कुल साफ था और कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि सीलबंद तिजोरी में इतना धुआं कैसे आ सकता है, और न ही यह समझ पा रहे थे कि इतना सारा सोना अचानक कैसे गायब हो गया। freewebnovel.com। जब गार्ड के जवान कंक्रीट और स्टील की दीवार के एक बड़े हिस्से का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक जोड़ में सीमेंट उखड़ गया है। वे हैरान रह गए, क्या कोई इस दीवार के जरिए तिजोरी में सुरंग बनाकर सारा सोना चुरा सकता है? लेकिन दीवार का वजन तो 100 टन था, भला कौन दीवार को जरा भी हिला सकता था? और फिर अंदर इतना सोना होने पर उसे सिर्फ 10 मिनट में कौन ले जा सकता था? जब सब इन सवालों पर उलझे हुए थे, तभी एक गार्ड अचानक चीख पड़ा। सबने सहज ही मुड़कर देखा कि उस आदमी ने अभी अभी एक चूहे पर पैर रखकर उसे मार डाला था। उनकी उलझन और गहरी हो गई। तिजोरी कुछ हद तक दुनिया से कटी हुई थी, जिससे चूहे जैसे जीवों का अंदर मौजूद होना नामुमकिन था। तो ये चूहा कहां से आया? यान फेई ने पहले भूमिगत सोने की तिजोरी में घुसने के लिए एक अप्रत्याशित तरीका अपनाया, फिर धुआं छोड़ने और तिजोरी के अंदर लगे निगरानी कैमरों को बाधित करने के लिए धुएं के ग्रेनेड फेंके। वह तेजी से तिजोरी में घुसा, अंदर का सारा सोना इकट्ठा करके उसे यूनिवर्सल स्पेस में जमा कर दिया और फिर जल्दी से भूमिगत सोने की तिजोरी खाली कर दी। बाहर निकलते समय यान फेई ने जमीन से सभी धुएं के ग्रेनेड के खोल भी उठा लिए ताकि कोई निशान न छूटे। बाहरी परित्यक्त खदान सुरंग में वापस जाने के बाद यान फेई भूमिगत स्वर्ण भंडार के द्वार पर खड़ा हुआ और यूनिवर्सल स्पेस से विशाल सरिया कंक्रीट के टुकड़े को निकालकर उसे वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरिया कंक्रीट का टुकड़ा पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाए, यान फेई लगातार उसका कोण समायोजित करता रहा। वह सरिया कंक्रीट के टुकड़े को यूनिवर्सल स्पेस से बाहर निकालता, फिर उसे वापस रखता और फिर से बाहर निकालता। कई बार स्थिति समायोजित करने के बाद उसने अंततः सरिया कंक्रीट के टुकड़े को वहीं वापस रख दिया जहां वह था। जब तक कोई टुकड़ों के बीच सीमेंट के आसंजन की सावधानीपूर्वक जांच नहीं करता, तब तक कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह 100 टन की वस्तु हिल गई है। चूंकि सीमेंट का आसंजन गायब था, इसलिए यानफी के लिए सरिया कंक्रीट के हिस्से को आगे पीछे करना बहुत आसान हो गया। कुछ बार स्थिति बदलने के बाद थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति खर्च करने के अलावा इस प्रक्रिया से उसके भौतिक शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। यान फेई ने भूमिगत सोने की तिजोरी में अपने प्रवेश के निशानों को ध्यान से साफ किया, बिना ये सोचे कि बाहरी खदान से एक चूहा भी उसके साथ तिजोरी में घुस गया है। फिर इस चूहे पर गलती से अंदर घुस रहे सुरक्षाकर्मियों का पैर पड़ गया और वह मारा गया, और इसी चूहे की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका के जांचकर्ताओं को अपने मामले की जांच में थोड़ी दिशा मिली। हालांकि अब यान फेई का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। बाहरी खदान सुरंग में लौटने के बाद उसने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। पीछे हटते हुए उसने यूनिवर्सल स्पेस में पहले से जमा की गई मिट्टी और पत्थर भी उठाए और उन्हें वापस उनकी मूल स्थिति में रख दिया। इस कार्रवाई से यान फेई ने परित्यक्त खदान सुरंग में लगभग हर चीज को उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया था। फिर यान फेई नीचे भूमिगत जलमार्ग पर लौट आया। वह फिर से पानी में उतरा और जलमार्ग के साथ साथ अपना रास्ता फिर से तय किया। यान फेई का इस भूमिगत जलमार्ग से गुजरना दूसरी बार था। अपनी पहली यात्रा से ही जलमार्ग की लंबाई का अंदाजा होने के कारण उसे इस बार दूरी का स्पष्ट अंदाजा था और वह अपनी तैराकी की गति को उसी के अनुसार नियंत्रित कर सकता था। जब वह भूमिगत जलमार्ग के दूसरी ओर पानी के ऊपर आया तो उसमें किसी भी तरह की परेशानी के लक्षण नहीं दिखे, जो उसकी पहली यात्रा के दौरान हुई जद्दोजहद से बिल्कुल अलग था। भूमिगत जलमार्ग के इस तरफ वापस आकर यान फेई ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने ड्रोन की नवीनतम स्थिति की जांच करने का समय मिला।
यूनिवर्सल स्पेस का उपयोग करके भूमिगत स्वर्ण भंडार से सोना निकालने के बाद ड्रोन डेटा की लाल प्रश्नवाचक चिन्ह वाली स्थिति में कुछ बदलाव दिखाई दिए थे। 1000 टन सोने की अपग्रेड शर्त पूरी हो गई थी। इसका मतलब था कि ड्रोन अपग्रेड में केवल 2 अधूरी शर्तें बची थीं, 10,000 टन विशेष मिश्र धातु और 10,000 टन जैव सामग्री। यानफेई के लिए ड्रोन अपग्रेड की ये दोनों शर्तें पूरी करना बेहद आसान होगा, खासकर जब उसने अपग्रेड की सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल शर्त पहले ही पूरी कर ली थी। ये पहले कड़वा और बाद में मीठा खाने जैसा था। अगर वह व्यवस्थित रूप से तैयारी करता रहा तो वह अगले ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी 20,000 टन अपग्रेड सामग्री इकट्ठा कर पाएगा। इस उड़ान में यानफेई ने न केवल भी 2 अपग्रेड टेम्पलेट को स्कैन किया, बल्कि ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी 1000 टन सोना भी हासिल कर लिया। उसने जितना सोना इकट्ठा किया था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ड्रोन अपग्रेड के बाद भी उसके पास काफी सोना बचा होगा, और इस सब से उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। निश्चिंत मन से यानफेई तेजी से उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा जहां से वह आया था, और रास्ते में आने वाली हर बाधा को उसकी मूल स्थिति में लाने का ध्यान रखा। जब वह सबवे स्टेशन के बाहर लौटा और वहां से निकला तो उसने पाया कि स्टेशन के अंदर किसी भी असामान्य स्थिति का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पिछली गलतफहमी ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की सोच को सफलतापूर्वक गुमराह कर दिया था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यानफेई न्यूयॉर्क अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए भूमिगत सोने की तिजोरी में घुसा था, इसलिए उन्होंने अभी तक सबवे स्टेशन के निकास द्वारों पर पूरी तरह से तलाशी नहीं ली थी। बिना किसी दुश्मन स्नाइपर या नाकाबंदी के यानफेई आसानी से न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र से बाहर निकलकर समुद्र तट पर लौट आया। उसने डूबे हुए ड्रोन को बुलाया और फिर ड्रोन कॉकपिट में गोता लगाया। यानफेई ने अपने पीछे न्यूयॉर्क शहर पर एक नजर डाली, ड्रोन को नीचे उतारा और चुपके से समुद्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तेजी से न्यूयॉर्क से दूर। तटरेखा से दूर होते ही ड्रोन फिर से ऊपर आया और ध्वनि की गति से 3 गुना तेज गति से समुद्र पार करके दक्षिण की ओर बढ़ गया। इस समय तक न्यूयॉर्क में रात के केवल 10 बजे थे। यानफेई ने न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए अपने रास्ते का पता लगाना शुरू किया, लेकिन जब वह मध्य अमेरिका के कैरेबियन सागर के प्रादेशिक जल में पहुंचा, न्यूयॉर्क में स्थानीय समय आधी रात को पहुंच गया और ड्रोन डेटा ने एक व्यापक ताज़ा करना शुरू कर दिया। एक पल में ड्रोन डेटा को नवीनीकृत किया गया, इष्टतम स्थिति में बहाल किया गया। फिर ड्रोन ने पनामा नहर के माध्यम से जारी रखा, नहर में प्रवेश करने के लिए बड़े मालवाहक जहाजों के नीचे का पालन करके पहले की तरह ही दृष्टिकोण का उपयोग किया। हालांकि अब देर रात के घंटों में एक बार जब ड्रोन नहर में प्रवेश कर गया तो उसने मालवाहक जहाज को छोड़ दिया और अपनी उच्चतम गति से नहर के निकास की ओर बढ़ गया। निकास पर कवर के लिए एक तेल टैंकर का उपयोग करते हुए यानफेई अंततः प्रशांत महासागर के बाहर पहुंच गया। प्रशांत महासागर में प्रवेश करते ही यानफेई ने अपनी सारी चिंताएं त्याग दी और पूरी गति से ड्रोन को सतह पर आने दिया और ध्वनि की तिगुनी गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर उड़ान भरी। 3.5 घंटे बाद ड्रोन प्रशांत महासागर के ऊपर 12,000 किलोमीटर की उड़ान भर चुका था। अब तक ड्रोन अमेरिकी महाद्वीप से बहुत दूर और एशियाई महाद्वीप के करीब पहुंच चुका था। हालांकि यानफेई तुरंत चीन नहीं लौटा, बल्कि आगे एक छोटे से द्वीप समूह पर उतरा। ये छोटा सा द्वीप समूह मिस्टी द्वीप ठीक वही था जो यानफेई ने उस जापानी व्यक्ति से खरीदा था। जब से यानफेई ने फ्रांस के चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे पर हारूजी हराडा से मिस्टी द्वीप खरीदा था, तब से वह चुपचाप इस कहानी को आगे बढ़ा रहे थे और दुनिया भर में मिस्टी द्वीप की खरीद का व्यापक प्रचार कर रहे थे। सर्वोत्तम प्रचार प्रभाव के लिए उन्होंने इस घटना को खुद से जुड़ा एक कांड भी बना दिया। यानफेई के इस कांड का उनके प्रतिद्वंद्वियों ने तुरंत फायदा उठाया, जिन्होंने अपने अतिरिक्त योगदान से मिस्टी द्वीप की खरीद के बारे में लगभग सभी को बता दिया। नतीजतन यानफेई धीरे धीरे एक अश्लील नवधनाढ्य की परिभाषा में ढल गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए यानफेई ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गठबंधनों को मिस्टी द्वीप की अपनी खरीद का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत पेशेवर वकीलों को नियुक्त किया। इस तमाशे का आनंद लेने के उद्देश्य से इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गठबंधनों ने यानफेई को विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए, मिस्टी द्वीप की उनकी खरीद को कानूनी रूप से प्रमाणित किया और पुष्टि की कि मिस्टी द्वीप और उसके आसपास के 10,000 वर्ग किलोमीटर जलक्षेत्र अब यानफेई का व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व रखते हैं। हालांकि यह क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से यानफेई का था, ये किसी देश का हिस्सा नहीं था। यहां तक कि जापान, जो पहले इस जलक्षेत्र का संप्रभुता प्राप्त राष्ट्र था, ने भी इस लेन देन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे यानफेई को मिस्टी द्वीप पर अपनी संप्रभुता की पुष्टि की प्रक्रिया सुचारू रूप से करने में मदद मिली। उसके बाद के आधे साल में यानफेई ने ड्रोन का इस्तेमाल करके शंघाई और मिस्टी द्वीप के बीच कई बार चुपचाप यात्रा की थी।
ड्रोन क्वांटम रडार की शक्तिशाली स्कैनिंग क्षमता से यान फेई ने ऑक्सिलरी ब्रेन के डेटाबेस में मिस्टी द्वीप और उसके आसपास के जल क्षेत्र का एक त्रिआयामी मानचित्र तैयार कर लिया था। अब वह मिस्टी द्वीप, जिसमें सभी द्वीप और आसपास के जल क्षेत्र, साथ ही स्थानीय मौसम और संसाधनों की स्थिति शामिल थी, से अच्छी तरह परिचित हो गया था। अपने नाम के अनुरूप यह विशाल क्षेत्र साल भर कोहरे से घिरा रहता था और दुनिया को इसका असली रूप शायद ही कभी दिखाई देता था। समुद्र की सतह पर मछली पकड़ने वाली नावों के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में उपग्रहों के लिए भी, जिन्हें सफेदी के विशाल विस्तार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, ये सब देखना मुश्किल था। हर बार जब यान फेई ड्रोन से यहाँ आता तो वह घने कोहरे की परतों को भेदता हुआ अंदर पहुंच जाता, और अगर ड्रोन के चमत्कारी क्वांटम रडार डिटेक्शन उपकरण न होते तो वह बहुत पहले ही कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होता। इस क्षेत्र का समुद्र तल बहुत उथला था, जहां सबसे गहरा बिंदु केवल 1 दर्जन मीटर तक ही पहुंचता था। पूरा समुद्र तल कठोर चट्टानों से बना था, जिसके नीचे कोई खनिज संसाधन नहीं था, और किसी कारण से इस क्षेत्र में एक भी मछली नहीं थी, जिससे यह मछली पकड़ने के किसी भी संसाधन से वंचित था। मिस्टी द्वीप की अपनी बार बार की यात्राओं के दौरान यान फेई को एक चिंताजनक बात पता चली। मिस्टी द्वीप सचमुच डूब रहा था, और डूबने की यह प्रवृत्ति तेज होती जा रही थी। पिछले 1 महीने में इस क्षेत्र के द्वीप 10 सेंटीमीटर तक डूब गए थे, और जिस द्वीप पर वह पहली बार पेशाब करने के लिए रुका था उसका आकार उसकी पिछली यात्रा के बाद से आधा रह गया था। जब यान फेई ने पहली बार इस क्षेत्र की खोज की थी तब यहाँ 108 द्वीप थे। हालांकि लगातार डूबने के कारण अब केवल 105 द्वीप ही बचे हैं। बाकी 3 द्वीप पूरी तरह से समुद्र की सतह में डूब चुके हैं। अगर डूबने का ये सिलसिला जारी रहा तो मिस्टी द्वीप का पूरा द्वीप समूह 5 साल के भीतर समुद्र की सतह में डूब जाएगा। मिस्टी द्वीप के डूबने की प्रवृत्ति को देखने के बाद यान फेई कुछ बेचैन हुआ। अगर मिस्टी द्वीप पर भविष्यवाणी करने की क्षमता रखने वाले ओल्ड मैन गू का विशेष ध्यान न होता तो यान फेई पहले ही द्वीपों को छोड़ चुका होता। ओल्ड मैन गू की भविष्यवाणी करने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वह केवल उस पर भरोसा करना ही चुन सकता था। अवचेतन रूप से यान फेई को लगा कि मिस्टी द्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ जरूर आएगा, ताकि यह इस तरह डूबता न रहे। हालांकि उसके वर्तमान दृष्टिकोण से मिस्टी द्वीप केवल एक उपद्रव था। यही कारण है कि किसी ने भी उसके द्वारा इस क्षेत्र के अधिग्रहण का विरोध नहीं किया। यान फेई ने इस बार ड्रोन को मिस्टी द्वीप की ओर मोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह बोर हो रहा था, बल्कि इसलिए कि मिस्टी द्वीप ही ड्रोन अपग्रेड के लिए उसकी कल्पना का स्थान था। पिछली बार जब जापान में ड्रोन का अपग्रेड हुआ था तो काफी हंगामा हुआ था, और वह लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की सैन्य ताकतों के सामने आ गया था। इसलिए जब उसे हजारों किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा द्वीप मिला जिसके पास कोई इंसानी मौजूदगी नहीं थी, तो वह तुरंत ड्रोन अपग्रेड के लिए एक आदर्श जगह बन गया। यहाँ अपग्रेड प्रक्रिया से भले ही काफी हलचल मची हो, लेकिन बाहरी लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाएगा। ड्रोन अपग्रेड के लिए 1000 टन सोना, 10,000 टन विशेष मिश्र धातु, 10,000 टन जैव सामग्री और 3 आवश्यक अपग्रेड वस्तुओं की आवश्यकता थी। यान फेई ने पहले ही 1000 टन सोना और 3 आवश्यक अपग्रेड वस्तुएं प्राप्त कर ली थीं। अब केवल 10,000 टन विशेष मिश्र धातु और 10,000 टन जैव सामग्री ही शेष थी। मिस्टी द्वीप को ड्रोन अपग्रेड के लिए स्थान के रूप में निर्धारित करने के बाद यान फेई को अब ये पता लगाना था कि अतिरिक्त 20,000 टन अपग्रेड सामग्री को मिस्टी द्वीप तक कैसे पहुंचाया जाए। ड्रोन अपग्रेड यान फेई का सबसे बड़ा राज था जो किसी को पता नहीं चलना था। इसलिए जब उसने अतिरिक्त 20,000 टन सामान मिस्टी द्वीप तक पहुंचाने की योजना बनाई तो वह मालवाहक जहाजों को ये काम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। उसे खुद ही सामान पहुंचाना पड़ा, और इतनी बड़ी मात्रा में सामान को बिना किसी निशान के मिस्टी द्वीप तक पहुंचाने के लिए यान फेई केवल अपने सार्वभौमिक अंतरिक्ष का ही उपयोग कर सकता था। हालांकि यान फेई का यूनिवर्सल स्पेस केवल 1000 घन मीटर का था, और उसकी वहन क्षमता सीमित थी, और उसने उसे पहले ही ढेर सारी वस्तुओं से भर दिया था। अब जब उसने 1000 टन सोना और भर दिया तो यूनिवर्सल स्पेस में ज्यादा जगह नहीं बची थी। हालांकि सोना बहुत सघन होता है और 1000 टन सोने ने वास्तव में बहुत कम जगह घेरी थी, फिर भी उसने वहन क्षमता का एक हिस्सा घेर लिया था। इसलिए सामग्री परिवहन में लगने वाले समय को बचाने के लिए यान फेई ने अपने यूनिवर्सल स्पेस की बड़े पैमाने पर सफाई करने का फैसला किया ताकि उसकी परिवहन क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके। यान फेई ने ध्यान से खोजबीन की और मिस्टी द्वीप क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच सबसे बड़ा द्वीप ढूंढ निकाला। हालांकि इस द्वीप को सबसे बड़ा बताया जा रहा था, लेकिन इसका वास्तविक आकार 30 वर्ग मीटर से थोड़ा ही ज्यादा था।
सौभाग्य से इसकी सतह काफी समतल थी, जिस पर यान फेई सामान रखने में सहज था। सबसे पहले यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस से सारा सोना और उसे रखने वाली रैकें निकाली और उन्हें इस द्वीप पर जमा कर दिया। वह इस जगह को अपग्रेड के लिए जरूरी सामान रखने के गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। यान फेई ने ऐसा मुख्यतः यूनिवर्सल स्पेस की अपर्याप्त परिवहन क्षमता के कारण किया। उसे सीमित क्षमता का इस्तेमाल सबसे जरूरी जरूरतों के लिए करना था, ताकि यूनिवर्सल स्पेस की चीजें अस्थायी रूप से इस छोटे से द्वीप पर जमा हो सकें। इसके अलावा ये समुद्री क्षेत्र साल भर घने कोहरे से घिरा रहता था, जिससे जहाज और हवाई जहाज अंदर नहीं आ पाते थे, यानी इस क्षेत्र पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी और यहाँ सोना रखना बहुत सुरक्षित होता। द्वीप पर ढेर लगे सोने की ईंटों के छोटे से पहाड़ को देखकर यान फेई को अपार उपलब्धि का एहसास हुआ। 1 साल से भी ज्यादा समय पहले वह बस एक ओटाकू था जो हर दिन घर पर रहता था और कभी कभार कुछ मनमौजी कल्पनाएं करता था। अप्रत्याशित रूप से 1 साल से भी कम समय बाद अब उसके पास अपार शक्ति आ गई थी, जो इतने सारे सोने का भाग्य तय करने में सक्षम थी। एक तरह से वो दुनिया में सबसे ज्यादा सोने वाला व्यक्ति बन गया। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि सोने का ये ढेर बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि यान फेई ने इसे तौला नहीं था, इसलिए उसे इसकी सही मात्रा का पता नहीं था। हालांकि ड्रोन के रिमाइंडर से उसे पता चल गया कि ड्रोन अपग्रेड के लिए कम से कम पर्याप्त सोना तो है, यानी कम से कम 1000 टन सोना तो है ही। ड्रोन अपग्रेड के बाद कितना सोना बचेगा, इस बारे में यान फेई ज्यादा चिंतित नहीं था। ड्रीम टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण और कई अनोखे उत्पादों के मालिक होने के कारण उसके पास और भी ज्यादा धन कमाने की क्षमता थी, और स्वाभाविक रूप से उसे इन बेईमानी से अर्जित लाभों का लालच नहीं था। यान फी ने चुराए हुए सोने को मिस्टी द्वीप पर ढेर कर दिया और यूनिवर्सल स्पेस से कुछ अस्थायी रूप से अनावश्यक वस्तुओं को निकालकर उन्हें सोने के पास ढेर कर दिया। चीन से अपग्रेड सामग्री ले जाने की पूरी प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए वह इन कीमती वस्तुओं को यहीं छोड़ने में सहज महसूस कर रहा था। ड्रोन अपग्रेड पूरा होने के बाद वह इन वस्तुओं को वापस यूनिवर्सल स्पेस में रख देगा ताकि वे मौसम के प्रभाव में न आए। ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की सफाई करने के बाद यान फेई ने समुद्र के पानी में लुप्त होने वाले एक छोटे से द्वीप को देखा, आह भरी और ड्रोन में सवार हो गया। ड्रोन ने एक बार फिर उड़ान भरी और पश्चिम की ओर उड़ गया। मिस्टी द्वीप जापान के होन्शु द्वीप से 1000 किलोमीटर और चीन के शंघाई से पूरे 3000 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा चाहे उत्तर में बेरिंग जलदमरुमध्य हो, पश्चिम में हवाई हो या दक्षिण में गुआम हो, मिस्टी द्वीप इन सबसे कम 4000 किलोमीटर दूर था, जिससे यह उत्तरी प्रशांत महासागर के बचे हुए कुछ छोटे द्वीपों में से एक बन गया। मिस्टी द्वीप से शंघाई लौटने के लिए ड्रोन को जापान की पहली द्वीप श्रृंखला को पार करना पड़ा। ड्रोन तेजी से उड़ रहा था और ठीक जब वह तसुगारू जलदमरुमध्य में प्रथम द्वीप श्रृंखला को पार करने ही वाला था, यान फेई को अचानक कुछ सूझा। उसने तुरंत ड्रोन को रुकने का निर्देश दिया और क्वांटम रडार का उपयोग करके ओसुमी द्वीप समूह के वाईफाई सिग्नल से जुड़कर सहायक मस्तिष्क के माध्यम से नेटवर्क वर्ल्ड तक पहुंच गया। उसने एक नया अकाउंट बनाना शुरू किया और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार से सोने की पूरी चोरी की खबर दुनिया भर के सोशल मीडिया पर फैलानी शुरू कर दी। गोपनीयता बनाए रखने के लिए यान फेई ने कोई भी विवरण नहीं बताया। हालांकि सहायक मस्तिष्क में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का अभाव था, फिर भी वह यान फेई के कार्यों को अंजाम देने में बहुत कुशल था। यान फेई के नियंत्रण में बहुत ही कम समय में सहायक मस्तिष्क ने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली सोने की चोरी की खबर दुनिया भर की समाचार वेबसाइटों तक पहुंचा दी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि हर कोई ऑनलाइन ये खबर देखे। इन सब के बाद यान फेई संतुष्ट हो गए और उन्होंने ड्रोन को अपनी यात्रा जारी रखने दी। जल्द ही ड्रोन चीन के जलक्षेत्र में फिर से प्रवेश कर गया और शंघाई के तट पर पहुंच गया। ड्रोन ने एक बार फिर प्रशांत महासागर को पार किया और अपनी अद्भुत उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि इतनी लंबी यात्रा के बाद ड्रोन के पास बहुत कम ऊर्जा बिंदु बचे थे और वह केवल शंघाई के पास के जलक्षेत्र में डेटा रिफ्रेश होने का इंतजार कर सकता था। चीन का शंघाई अमेरिका के न्यूयॉर्क से 12 घंटे आगे था। हालांकि शंघाई में रात के 8 बज चुके थे, लेकिन न्यूयॉर्क में पिछले दिन सुबह के 8 बज रहे थे, यानी ड्रोन का अगला डेटा रिफ्रेश अभी भी 16 घंटे दूर था। लेकिन यान फेई ने अपना काम सकुशल पूरा कर लिया था और अब चीन की सीमा में वापस आ गया था, इसलिए वह सुरक्षित था और स्वाभाविक रूप से ड्रोन डेटा रिफ्रेश को लेकर उतना चिंतित नहीं था। यान फेई ने पहले शंघाई के एक दुर्गम समुद्र तट पर उतरने का फैसला किया और फिर चुपचाप ड्रीम टॉवर लौट आया। ड्रीम टॉवर लौटकर उसने नी सानफेंग को फोन किया। नी सानफेंग, जो यान फेई की वापसी की खबर का इंतजार कर रहे थे, ने तुरंत इंतजाम कर दिए।
इस तरह यान फेई बिना किसी की भनक लगे अपने घर लौट आया। जितने दिन वह बाहर रहा, नी सानफेन की चालाकी से कंपनी के सुरक्षाकर्मी यान फेई को सुरक्षा व्यवस्था में देख सकते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यान फेई एशिया और अमेरिका के बीच घूमता फिरता रहा होगा और दुनिया को झकझोर देने वाली सोने की लूट को अंजाम दे रहा होगा। यान फेई ने एक अकल्पनीय सोने की चोरी को अंजाम दिया और फिर चीन लौट गया। हालांकि अमेरिका में उसकी इस हरकत ने पूरे अमेरिका के उच्च अधिकारियों को पहले ही हिलाकर रख दिया था। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में जमा सारा सोना चुराने में कामयाब हो जाएगा। ये चोरी बेहद अजीबोगरीब थी। घटनास्थल पर कोई भी उपयोगी सुराग नहीं छोड़ा गया, जिससे अमेरिकी पक्ष मामले को सुलझाने के लिए कोई सुराग नहीं जुटा पाया। इससे अमेरिका के उच्च अधिकारियों में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि एक कड़ी सुरक्षा वाली भूमिगत तिजोरी से सारा सोना गायब हो गया था। अगर चोर चाहता तो क्या वह सबकी नाक के नीचे अमेरिकी सैन्य ठिकानों से परमाणु बम नहीं चुरा सकता था? गौरतलब है कि इन सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भूमिगत तिजोरी से ज्यादा बेहतर नहीं है और परमाणु बमों की विनाशकारी शक्ति सोने से कहीं ज्यादा होती है। अमेरिकी सरकार के उच्च अधिकारियों को सबसे ज्यादा इस बात से डर लगा कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में जमा सोना अमेरिका का नहीं, बल्कि दुनिया भर के दूसरे देशों और संगठनों का था। लेन देन के बाद निपटान में आसानी के लिए इन सोने के भंडारों को अमेरिका की भूमिगत तिजोरियों में रखा जाता था। इन भंडारों का स्वामित्व अमेरिका के पास नहीं, बल्कि दूसरे देशों और संगठनों के पास था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर अमेरिका के कड़े नियंत्रण के कारण असली मालिक अपना सोना वहीं जमा कर सकते थे और उन्हें इसे वापस लाने की अनुमति नहीं थी। अमेरिका की ओर से उन्हें अपने सोने की व्यक्तिगत जांच और पुष्टि करने की भी अनुमति नहीं थी। फिर भी अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और अमेरिकी सरकार की विश्वसनीयता पर एक हद तक भरोसे के चलते उनके पास अमेरिका के भूमिगत भंडार में इतना सोना रखने की व्यवस्था को अनिच्छा से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि सोना पूरी तरह से अमेरिकी सरकार के हाथों में था और किसी भी बाहरी जांच से मुक्त था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपनी उंगलियों पर मौजूद सोने के बारे में विचार मन में ला सकते थे। एक बार एक पत्रकार ने इस लीपापोती की खबर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि भूमिगत तिजोरी में रखा सोना अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह से हड़प लिया है, जिससे तिजोरी खाली हो गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा कि सारा सोना अभी भी तिजोरी में है। फिर भी उन्होंने किसी को भी अंदर जाकर स्थिति की जांच करने की अनुमति नहीं दी। अगर यान फेई अपने ड्रोन को अपग्रेड करने लायक भूमिगत तिजोरी से पर्याप्त सोना चुराने में कामयाब रहा, तो इससे साबित होता है कि तिजोरी में कम से कम 1000 टन सोना जरूर था। लेकिन कुछ गणनाओं के बाद यान फेई को एहसास हुआ कि तिजोरी में 7000 टन से ज्यादा सोना तो नहीं ही था, बल्कि कम से कम कुछ हजार टन सोना तो गबन किया ही गया था। और इतना सोना गबन करने में सिर्फ अमेरिकी सरकार ही सक्षम हो सकती है, जो सोने की संरक्षक है। अमेरिकी सरकार की असली सोच के अनुसार चूंकि सोना उनके पास था, इसलिए उन्होंने इसे पहले ही अपनी संपत्ति मान लिया था और किसी को भी इसे देश से बाहर ले जाने नहीं देना चाहते थे। जब तक इसके असली मालिकों को सोना दिखाई नहीं देता, वे ये खेल अनिश्चित काल तक खेलते रह सकते थे। लेकिन अब जब सोना गायब हो गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी संपत्ति ही गायब हो गई हो, और जाहिर है वे इसे वापस पाना चाहेंगे। freewebnovel.com। और इस तरह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार के अंदर अब सोने से रहित इस जगह का इस्तेमाल एक अस्थायी कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक समूह खोए हुए सोने को वापस पाने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ। भूमिगत भंडार के बीचों बीच एक अकेली गोल मेज रखी थी, जिसके पास कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे एक बैठक बुला रहे थे। फेडरल रिजर्व के सफेद बालों वाले कोकेशियान प्रतिनिधि ने कहा, सज्जनों, स्थिति बहुत गंभीर है। अगर सारा सोना नष्ट होने की खबर फैल गई, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमारी मुद्रा का अवमूल्यन होगा, हमारे बॉन्ड डूब जाएंगे और हमें 1930 के दशक की महामंदी जैसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमें इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। एफबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, हमारे लोगों ने भूमिगत तिजोरी की पूरी तरह से जांच की है और ऐसा कोई प्रवेश द्वार नहीं मिला जिससे कोई अंदर घुस सके। फिर भी मेरे अधीनस्थों को संदेह है कि चोर इस विशाल सरिया कंक्रीट के पीछे से रेंग कर अंदर आया होगा, जैसा कि इसके नीचे सीमेंट के टूटने से पता चलता है। लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता कि चोर 100 टन वजन वाले सरिया कंक्रीट के इस हिस्से को कैसे ले जाने में कामयाब रहा।
इसके अलावा भूमिगत तिजोरी में कुल 2500 टन सोने का वजन होने के बावजूद इतने कम समय में उसे ले जाने की क्षमता भला किस में हो सकती है। अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सैन्य वर्दीधारी गोरे व्यक्ति ने बीच में कहा, स्थिति की सूचना मिलने के बाद हमने आसपास के कई इलाकों की नाकाबंदी और तलाशी के लिए सैनिकों को भेजा, किसी को भी उस इलाके में आने जाने से मना किया, ये कहते हुए कि यहाँ सेना अभ्यास कर रही है। हालांकि हमारे कर्मियों को आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, न ही कोई संदिग्ध व्यक्ति। एफबीआई के प्रतिनिधि ने आगे कहा, हमने न्यूयॉर्क में एफबीआई के सभी संसाधनों को जुटा लिया है और इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में और भी सहयोगी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। सफेद बालों वाले फेडरल रिजर्व प्रतिनिधि ने फिर कहा, सज्जनों, यह मामला बेहद परेशान करने वाला है और हमारे देश के जीवन और मृत्यु से भी जुड़ा है। और चूंकि हमारे पास इस समय कोई उपयोगी सुराग नहीं है, तो क्या हम इस मामले की जांच के लिए अपने देश के 4 प्रमुख प्रसिद्ध जासूसों को बुला सकते हैं। यान फेई ने एक अकल्पनीय सोने की चोरी को अंजाम दिया और फिर चीन लौट गया। हालांकि अमेरिका में उसकी इस हरकत ने पूरे अमेरिका के उच्च अधिकारियों को पहले ही हिलाकर रख दिया था। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में जमा सारा सोना चुराने में कामयाब हो जाएगा। ये चोरी बेहद अजीबोगरीब थी। घटनास्थल पर कोई भी उपयोगी सुराग नहीं छोड़ा गया, जिससे अमेरिकी पक्ष मामले को सुलझाने के लिए कोई सुराग नहीं जुटा पाया। इससे अमेरिका के उच्च अधिकारियों में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि एक कड़ी सुरक्षा वाली भूमिगत तिजोरी से सारा सोना गायब हो गया था। अगर चोर चाहता तो क्या वह सबकी नाक के नीचे अमेरिकी सैन्य ठिकानों से परमाणु बम नहीं चुरा सकता था। गौरतलब है कि इन सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भूमिगत तिजोरी से ज्यादा बेहतर नहीं है और परमाणु बमों की विनाशकारी शक्ति सोने से कहीं ज्यादा होती है। अमेरिकी सरकार के उच्च अधिकारियों को सबसे ज्यादा इस बात से डर लगा कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में जमा सोना अमेरिका का नहीं, बल्कि दुनिया भर के दूसरे देशों और संगठनों का था। लेन देन के बाद निपटान में आसानी के लिए इन सोने के भंडारों को अमेरिका की भूमिगत तिजोरियों में रखा जाता था। इन भंडारों का स्वामित्व अमेरिका के पास नहीं, बल्कि दूसरे देशों और संगठनों के पास था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर अमेरिका के कड़े नियंत्रण के कारण असली मालिक अपना सोना वहीं जमा कर सकते थे और उन्हें इसे वापस लाने की अनुमति नहीं थी। अमेरिका की ओर से उन्हें अपने सोने की व्यक्तिगत जांच और पुष्टि करने की भी अनुमति नहीं थी। फिर भी अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और अमेरिकी सरकार की विश्वसनीयता पर एक हद तक भरोसे के चलते उनके पास अमेरिका की भूमिगत तिजोरी में इतना सोना रखने की व्यवस्था को अनिच्छा से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि सोना पूरी तरह से अमेरिकी सरकार के हाथों में था और किसी भी बाहरी जांच से मुक्त था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपनी उंगलियों पर मौजूद सोने के बारे में विचार मन में ला सकते थे। एक बार एक पत्रकार ने इस लीपापोती की खबर दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि भूमिगत तिजोरी में रखा सोना अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह से हड़प लिया है, जिससे तिजोरी खाली हो गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा कि सारा सोना अभी भी तिजोरी में है। फिर भी उन्होंने किसी को भी अंदर जाकर स्थिति की जांच करने की अनुमति नहीं दी। अगर यान फेई अपने ड्रोन को अपग्रेड करने लायक भूमिगत तिजोरी से पर्याप्त सोना चुराने में कामयाब रहा, तो इससे साबित होता है कि तिजोरी में कम से कम 1000 टन सोना जरूर था। लेकिन कुछ गणनाओं के बाद यान फेई को एहसास हुआ कि तिजोरी में 7000 टन से ज्यादा सोना तो नहीं ही था, बल्कि कम से कम कुछ हजार टन सोना तो गबन किया ही गया था। और इतना सोना गबन करने में सिर्फ अमेरिकी सरकार ही सक्षम हो सकती है, जो सोने की संरक्षक है। अमेरिकी सरकार की असली सोच के अनुसार चूंकि सोना उनके पास था, इसलिए उन्होंने इसे पहले ही अपनी संपत्ति मान लिया था और किसी को भी इसे देश से बाहर नहीं ले जाने देना चाहते थे। जब तक इसके असली मालिकों को सोना दिखाई नहीं देता, वे ये खेल अनिश्चित काल तक खेलते रह सकते थे। लेकिन अब जब सोना गायब हो गया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी संपत्ति ही गायब हो गई हो, और जाहिर है वे इसे वापस पाना चाहेंगे। और इस तरह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार के अंदर अब सोने से रहित इस जगह का इस्तेमाल एक अस्थायी कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक समूह खोए हुए सोने को वापस पाने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ। भूमिगत भंडार के बीचों बीच एक अकेली गोल मेज रखी थी, जिसके पास कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे एक बैठक बुला रहे थे। फेडरल रिजर्व के सफेद बालों वाले कोकेशियान प्रतिनिधि ने कहा, सज्जनों, स्थिति बहुत गंभीर है। अगर सारा सोना नष्ट होने की खबर फैल गई, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमारी मुद्रा का अवमूल्यन होगा,
हमारे बॉन्ड डूब जाएंगे और हमें 1930 के दशक की महामंदी जैसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमें इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। एफबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, हमारे लोगों ने भूमिगत तिजोरी की पूरी तरह से जांच की है और ऐसा कोई प्रवेश द्वार नहीं मिला जिससे कोई अंदर घुस सके। फिर भी मेरे अधीनस्थों को संदेह है कि चोर इस विशाल सरिया कंक्रीट के पीछे से रेंग कर अंदर आया होगा, जैसा कि इसके नीचे सीमेंट के टूटने से पता चलता है। लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता कि चोर 100 टन वजन वाले सरिया कंक्रीट के हिस्से को कैसे ले जाने में कामयाब रहा। इसके अलावा भूमिगत तिजोरी में कुल 2500 टन सोने का वजन होने के बावजूद इतने कम समय में उन सभी को ले जाने की क्षमता भला किसमें हो सकती है। अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सैन्य वर्दीधारी गोरे व्यक्ति ने बीच में कहा, स्थिति की सूचना मिलने के बाद हमने आसपास के कई इलाकों की नाकाबंदी और तलाशी के लिए सैनिकों को भेजा, किसी को भी उस इलाके में आने जाने से मना किया, ये कहते हुए कि यहाँ सेना अभ्यास कर रही है। हालांकि हमारे कर्मियों को आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, न ही कोई संदिग्ध व्यक्ति। एफबीआई के प्रतिनिधि ने आगे कहा, हमने न्यूयॉर्क में एफबीआई के सभी संसाधनों को जुटा लिया है और इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में और भी सहयोगी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। सफेद बालों वाले फेडरल रिजर्व प्रतिनिधि ने फिर कहा, सज्जनों, यह मामला बेहद परेशान करने वाला है और हमारे देश के जीवन और मृत्यु से भी जुड़ा है। और चूंकि हमारे पास इस समय कोई उपयोगी सुराग नहीं है, तो क्या हम इस मामले की जांच के लिए अपने देश के 4 प्रमुख प्रसिद्ध जासूसों को बुला सकते हैं? एफबीआई प्रतिनिधि ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, पत्रकारों को पहले से ही शक था कि हम यहां सोने की हेराफेरी कर रहे हैं, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया है और उस पत्रकार से गुप्त रूप से निपट लिया है। अगर हम 4 प्रमुख प्रसिद्ध जासूसों को इस मामले में शामिल होने दें और जांच करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जासूसों की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि हमने 4500 टन सोना ले जाया है। ये याद रखना जरूरी है कि यह आदमी सरकार का कट्टर विरोधी है और हमारे प्रति पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण है। हालांकि उसके पास 100% केस निपटाने की दर है, फिर भी वह हमेशा सरकारी विभागों से भिड़ता रहता है। एक बार जब वह इसमें शामिल हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से सोने की हेराफेरी और बचे हुए सोने के नुकसान के लिए अमेरिकी सरकार पर सबसे पहले शिकंजा कसेगा और फिर वह मामला सुलझा लेगा। अमेरिकी सरकार की प्रतिनिधि एक सुंदर युवा पत्नी थी। उसने मेज पर उंगली थपथपाते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में 4 प्रमुख प्रसिद्ध जासूस इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते। वरना जैसे ही हमारे सोने के नुकसान का पता चलेगा, पूरी दुनिया हमसे सोना मांगेगी और फिर हमारा देश पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। एक दुबला पतला आदमी जो सोता हुआ सा लग रहा था, अचानक बोला, देवियों और सज्जनों, यह एक घरेलू मामला है और सामान्यतः सीआईए को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने भी इस मामले की मौके पर जांच में भाग लिया था और उन्होंने एक समस्या का पता लगाया है। सुंदर युवा पत्नी ने तुरंत पूछा, क्या समस्या है? सीआईए प्रतिनिधि ने कहा, भूमिगत स्वर्ण भंडार में किसी ने एक चूहे पर पैर रखकर उसे मार डाला था। जैसा कि सभी जानते हैं, भूमिगत स्वर्ण भंडार के दरवाजे बंद होते ही भीतरी भाग निर्वात अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए प्रवेश और निकास द्वार के अलावा बाहर से जुड़ने वाला कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निर्वात अवस्था के कारण किसी भी जीवित प्राणी का जीवित रहना असंभव है। तो वह चूहा कहां से आया? सभी लोग अचंभित थे, क्योंकि मामले का विश्लेषण करते समय उन्होंने अनजाने में चूहे को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि चूहे की मौजूदगी वाकई बहुत संदिग्ध थी। इसलिए सभी का ध्यान सीआईए प्रतिनिधि पर गया, जो उसका आगे का स्पष्टीकरण सुनने के लिए उत्सुक थे। सीआईए प्रतिनिधि ने आगे कहा, इस चूहे के अस्तित्व के कारण मैं दावा करता हूं कि भूमिगत स्वर्ण भंडार अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। इसलिए मैंने भूमिगत स्वर्ण भंडार के पास भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क की स्थिति की जांच की और भंडार के ठीक बगल में एक परित्यक्त खदान गुफा पाए। हालांकि इस खदान गुफा को सील कर दिया गया था और इसके और भंडार के बीच 6 मीटर मोटी कठोर चट्टान की परत थी। समूह ने तुरंत डेटा के ढेर में खोज की और भूमिगत स्वर्ण तिजोरी के ब्लूप्रिंट ढूंढ निकाले, जहां उन्होंने तिजोरी के बगल में एक परित्यक्त खदान गुफा देखी। सीआईए प्रतिनिधि ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे संदेह है कि इस खदान की गुफा और भूमिगत स्वर्ण भंडार के बीच एक अज्ञात मार्ग है और जिस व्यक्ति ने सोना चुराया है वह अवश्य ही वहीं से होकर भंडार में आया होगा और सोना चुराया होगा। हो सकता है कि वह चूहा इसी मार्ग से होकर भंडार में आया हो।
हर कोई भूमिगत स्वर्ण भंडार की विशाल दीवारों और चिकनी जमीन को संदेह और शंका की दृष्टि से देख रहा था। सीआईए प्रतिनिधि ने बताया, मेरे लोगों ने उस सीलबंद खदान की गुफा को खोदने के लिए खुदाई मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया है और मेरा मानना है कि हमें जल्द ही इसकी बारीकियों का पता चल जाएगा। सीआईए प्रतिनिधि की बात सुनने के बाद सभी को इस बड़ी सोने की लूट में इस्तेमाल किए गए तरीकों की थोड़ी बहुत समझ आने लगी। यह अविश्वसनीय था। सवाल यह था कि इस रास्ते से अंदर घुसने का धैर्य किसमें था। असल बात यह थी कि भले ही उन्हें अब अपराधी का संभावित तरीका पता चल गया हो, फिर भी उन्हें यहाँ कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आंख वाले व्यक्ति ने समय पर नजर डाली, फिर कंप्यूटर चला रहे किसी व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, प्रोफेसर एडी, क्या इस समय हमारे सोने में स्थिति पता लगाने वाले यंत्रों से कोई प्रतिक्रिया हो रही है? एक आंख वाले आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग हैरान रह गए। एडी ने यह देखकर तुरंत समझाया, हमारे न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक ने सोने की चोरी रोकने के लिए यह सुरक्षित भूमिगत स्वर्ण तिजोरी बनवाई है। लेकिन एडी की बात पूरी होने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य प्रतिनिधि ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। कृपया बताएं, यदि यह स्थान वास्तव में अभेद्य है तो यहाँ संग्रहित सोना कहाँ गया? एडी इस जवाब से अवाक रह गया और थोड़ी देर बाद उसने कहा, हमने सोने के चोरी होने की संभावना पर भी विचार किया था, इसलिए सोने को पिघलाकर सोने की ईंटें बनाते समय हमने कुछ ईंटों में गुप्त रूप से पोजीशन लोकेटर लगा दिए थे। अगर सोना अभी भी तिजोरी के अंदर होता तो अंदर के पोजीशन लोकेटर सक्रिय नहीं होते। लेकिन एक बार जब सोना अवैध रास्तों से बाहर निकाल लिया जाता, यानी भूमिगत सोने की तिजोरी से निकलने के 24 घंटे बाद, ईंटों के अंदर के पोजीशन लोकेटर अपने आप सक्रिय हो जाते और सोने की ईंटों की लोकेशन हमें भेज देते। फिर हम सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके उन सोने की ईंटों का पता लगाते और उस लोकेशन का इस्तेमाल करके उन्हें वापस लाते। ये सुनकर कि इन सोने की ईंटों में एक ऐसा छुपा हुआ इक्का छिपा है, कमरे में मौजूद कई चिंतित लोगों ने राहत की सांस ली। एफबीआई प्रतिनिधि ने कहा, चूंकि सोने की ईंटों के अंदर पोजीशन लोकेटर लगे हैं, इसलिए हमें बस लोकेटर द्वारा जानकारी भेजे जाने का इंतजार करना होगा। हालांकि हमें पहले से तैयारी करनी होगी और जैसे ही हमें सोने की ईंटों का स्थान पता चले, हमें तुरंत उन्हें निकालने के लिए निकल पड़ना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के प्रतिनिधि ने भी कहा, अब जब हमें पता चल गया है कि गोल्ड ब्रिक के अंदर ऐसा कोई उपकरण है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस खबर का इंतजार कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली युवा अमेरिकी महिला ने पूछा, क्या ये पोजीशन लोकेटर अभी भी काम कर सकता है और इसकी प्रभावी भेजने की सीमा क्या है? प्रोफेसर एडी ने कहा, ये पोजीशन लोकेटर गोल्ड ब्रिक्स के अंदर 50 साल तक काम कर सकते हैं। अगर ये 1000 मीटर नीचे भी स्थित हों तब भी ये स्पष्ट संकेत भेज सकते हैं जिससे हम इनका पता लगा सकते हैं। तभी युवती ने संतुष्टि व्यक्त की और कहा, तो फिर कोई समस्या नहीं है। सीआईए का एक प्रतिनिधि बोलने ही वाला था, लेकिन बाकी सभी को राहत की सांस लेते देख वह अचानक चुप हो गया और फिर से सुस्त उदासीनता की स्थिति में चला गया। इसलिए समूह भूमिगत स्वर्ण भंडार में खबर का इंतजार करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें पोजीशन लोकेटर से कोई संकेत नहीं मिला, बल्कि उन्हें एक भयावह खबर मिली। किसी ने इंटरनेट पर अफवाह फैला दी थी कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के भूमिगत स्वर्ण भंडार से सोना पूरी तरह से चोरी हो गया है। किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति इतनी जल्दी दुनिया भर में ये खबर कैसे फैला सकता है। अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली इस युवा अमेरिकी महिला ने तुरंत राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी और राष्ट्रपति से अनुमति मिलने पर इस खबर को दबाने के लिए एक सशक्त तरीका अपनाया और दुनिया भर के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस संदेश को तुरंत और पूरी तरह से हटाने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति के कड़े दमन के चलते अमेरिका के करीबी सहयोगी पश्चिमी देशों ने तुरंत यह संदेश हटा दिया। हालांकि दुनिया पूरी तरह से अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। रूस, चीन और अमेरिका से असंतुष्ट कुछ अन्य देशों ने भी इस संदेश को हटाया नहीं। इसके बजाय उन्होंने लगातार इस संदेश का विश्लेषण किया और सवाल उठाया कि अमेरिकी सरकार सोना रखने वाले देशों को अपने सोने की स्थिति की जांच के लिए प्रतिनिधि भेजने से क्यों रोक रही है, जो बेहद अनुचित लग रहा था। फिर उन्होंने अमेरिकी सरकार से इन देशों को अपना सोना वापस देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। इस संदेश के अचानक सामने आने से अमेरिकी सरकार पर भारी दबाव पड़ा। हालांकि वे ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि सोने की ईंटों में लगे पोजीशन लोकेटर सोने की लोकेशन बताने वाले थे। सोना बरामद होने के बाद राष्ट्रपति निश्चित रूप से अमेरिका पर संदेह करने वालों को कड़ी फटकार लगाएंगे।
जल्द ही सोने के रहस्यमय ढंग से गायब हुए 24 घंटे बीत गए और जब सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो रिसीविंग उपकरण कोई संकेत नहीं दे रहा था। चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उनके पास इंतजार करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। 24 घंटे और बीत जाने के बाद कथित पोजीशन लोकेटर ने अभी भी कोई संकेत नहीं भेजा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह तरीका शायद विश्वसनीय नहीं है और सोना जल्दी से निकालने की उनकी योजना अंततः विफल हो गई। हालांकि एडी ने तुरंत सभी को आश्वस्त किया कि उन्होंने इन पोजीशन लोकेटरों के पोजीशनिंग कार्यों की पहले ही पुष्टि कर दी थी। जब तक सोना पृथ्वी पर था, जब तक कि वह 1000 मीटर से ज्यादा जमीन के नीचे न हो, सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी उपग्रह उनके संकेतों का पता लगा सकते थे और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते थे। अब किसी संकेत का न होना केवल एक ही बात दर्शाता था कि सोना 1000 मीटर से ज्यादा गहराई पर या किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित था जहां ऊर्जा का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, जिससे लोकेटर का संकेत अवरुद्ध हो रहा था। एडी की बात सुनकर सभी कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। इसका मतलब था कि पोजीशन लोकेटर्स की हालत चाहे जो भी हो, उनका इस्तेमाल करके कम समय में सोना ढूंढना नामुमकिन था। वे बस अपने वरिष्ठों को तुरंत स्थिति की सूचना दे सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि उनकी सरकार जल्द ही कोई जवाब देगी। अगर दुनिया के दूसरे देश इस बात की पुष्टि कर दे कि सोना वाकई खो गया है, तो अमेरिका की मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता ध्वस्त हो जाएगी, जिसका अमेरिकी बॉन्ड, शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों पर विनाशकारी असर पड़ेगा। एक भी गलती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन तैयारी के साथ अमेरिका दूसरे तरीकों से इस संकट को कम कर सकता है। यान फेई ने मिस्टी द्वीप पर सोना इसलिए जमा किया क्योंकि उसे ड्रोन अपग्रेड के लिए सामग्री ले जाने हेतु यूनिवर्सल स्पेस का इस्तेमाल करना था। हालांकि उसने एक बड़ी भूल कर दी क्योंकि उसे यह एहसास नहीं था कि पिघली हुई सोने की ईंटों में पोजीशन लोकेटर लगे हुए थे। अगर मिस्टी द्वीप का स्थान इतना अद्भुत न होता तो उन सोने की ईंटों में लगे लोकेटर पहले ही द्वीप की स्थिति बता चुके होते। तब तक न केवल यानफेई के ड्रोन अपग्रेड को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, बल्कि उसे खुद अमेरिकी सेना के उन्मत्त प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ता। न्यूयॉर्क छोड़ने के बाद यानफेई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका में घरेलू स्तर पर क्या हुआ था, न ही उसे पता था कि किसी अद्भुत घटना के कारण मिस्टी द्वीप पर जमा किया गया सोना उसकी जगह का पता नहीं लगा पाया, जिससे वह जिंदगी मरण के संकट से बच गया। फिलहाल उसका पूरा ध्यान ड्रोन अपग्रेड पर था और शंघाई लौटने के दूसरे ही दिन यानफेई ने घरेलू विशेष धातु उत्पादन कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया और 12,000 टन विशेष मिश्र धातु का ऑर्डर दे दिया। कम से कम समय में डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यानफेई ने एक साथ 3 कंपनियों को ऑर्डर दिए और ज्यादा खरीद मूल्य की पेशकश की ताकि वे समय पर उसकी जरूरत के विशेष मिश्र धातुएं पहुंचा सकें। जहां तक अतिरिक्त 2000 टन विशेष मिश्र धातु का सवाल है, यानफेई ने यह इस संभावना से बचने के लिए ऑर्डर किया था कि ये कंपनियां कम वजन की आपूर्ति करेगी। अतिरिक्त 2000 टन यानफेई ने ड्रोन अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान किसी भी कमी का पता चलने की स्थिति में सुरक्षित रखा था। इसके बाद यानफेई ने शंघाई के पास कई लकड़ी विक्रेताओं को 12,000 टन लकड़ी का एक बड़ा ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार उसने घटिया लकड़ी चुनी। ड्रोन अपग्रेड के लिए केवल जैव सामग्री की आवश्यकता थी, लेकिन प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए जब तक लकड़ी 10,000 टन की हो, यह अपग्रेड की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। आखिरकार ड्रोन अपग्रेड में जैव सामग्री की कोई विशेष गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं थी और साधारण लकड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के बीच कीमत का अंतर सैकड़ों से हजारों गुना तक हो सकता है। लागत बचाने के लिए यानफेई ने स्वाभाविक रूप से सबसे सस्ता विकल्प चुना। इसी तरह अतिरिक्त 2000 टन लकड़ी भी यानफेई द्वारा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए एहतियाती अधिशेष के रूप में नियोजित की गई थी। इन 2 बड़े ऑर्डर के साथ यानफेई का कुल सामग्री ऑर्डर 24,000 टन का हो गया। घटिया लकड़ी बेकार थी, लेकिन विशेष मिश्र धातु महंगी थी, जिसकी कीमत यानफेई को कुल 650 मिलियन युआन पड़ी। हालांकि जब तक इससे ड्रोन को और बेहतर बनाया जा सकता था, जिससे उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो सकती थी, तब तक उन्हें लगा कि यह निवेश पूरी तरह से सार्थक था। कंपनी की महाप्रबंधक होने के नाते लू पिंगपिंग ने इन दोनों खरीदों में तुरंत कुछ गड़बड़ समझ ली। हालांकि जब यानफेई ने उसे बताया कि ये चीजें मिस्टी द्वीप पर निर्माण की तैयारी के लिए हैं, तो लू पिंगपिंग ने उसे अनसुना कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यानफेई द्वीप पर खरीदने और निर्माण करने के लिए जिद क्यों कर रहा था, खासकर वहां की कठोर परिस्थितियों को देखते हुए जिन्हें कोई भी पैसा ठीक नहीं कर सकता था। हालांकि यानफेई अब काफी अमीर हो गया था, उसकी कोई बुरी आदत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ मिस्टी द्वीप को विकसित करने में थी।
चूंकि यह यानफेई का शौक था, इसलिए उसने उसे पूरी तरह से जाने देने का फैसला किया। आखिरकार ड्रीम टेक्नोलॉजी के खातों में पहले से ही काफी पैसा जमा हो चुका था, और अगर उसे खर्च नहीं किया गया तो बेतहाशा पैसा कमाना बेमानी होगा। यानफेई द्वारा खरीद आदेश देने और जमा राशि जमा करने के बाद ड्रीम टावर तक सामग्री की निरंतर आपूर्ति शुरू हो गई। ड्रीम टावर के बगल में ड्रीम रिसर्च सेंटर का निर्माण स्थल था, जो अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए यह एक विशाल निर्माण स्थल जैसा लग रहा था। आसपास कई अस्थायी बड़े गोदाम बने हुए थे, जिनमें भारी मात्रा में निर्माण सामग्री भरी हुई थी, जिसे हर दिन लगातार अंदर बाहर किया जा रहा था। यानफेई ने खरीदी गई सामग्री को रखने के लिए एक गोदाम को विशेष रूप से साफ किया। इस गोदाम की चाबी सिर्फ यानफेई के पास थी, और इन्वेंट्री डेटा का एकमात्र जानकार वही था। निर्माण स्थल पर सामग्री की लगातार आवाजाही के कारण किसी को भी नहीं पता था कि यानफेई के पास इस गोदाम में कितनी चीजें हैं, और न ही उनकी मात्रा। यानफेई के प्रयासों से यह विशेष गोदाम जल्द ही वितरित विशेष मिश्र धातु और लकड़ी से भर गया। सुरक्षा के लिहाज से यानफेई ने इन मिश्र धातुओं का एक संयोजन परीक्षण किया, और शुक्र है कि उनके घटक ड्रोन अपग्रेड सामग्री के मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे, जिससे उनका मन शांत हुआ। हालांकि ये वे सभी सामग्रियां नहीं थी जिनका उन्होंने ऑर्डर किया था, भविष्य में और भी सामग्रियां आती रहेंगी। freewebnovel.com। आखिरकार विशेष धातु निर्माताओं और लकड़ी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति तैयार करने में कुछ समय तो लगेगा ही। यानफेई को जो सामग्री अभी भेजी जा रही है, वह शंघाई के बाजार में उनका मौजूदा स्टॉक मात्र है। बाकी सामग्री देश भर से जुटानी होगी। तीसरी रात यानफेई इस अलग गोदाम में गया और यूनिवर्सल स्पेस का इस्तेमाल करके विशेष मिश्र धातु और लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। यह विशेष मिश्र धातु अविश्वसनीय रूप से सघन थी, जिसका वजन 8 टन प्रति घन मीटर था। अगर यूनिवर्सल स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ विशेष मिश्र धातु के परिवहन के लिए किया जाता, तो शंघाई और मिस्टी द्वीप के बीच सिर्फ 2 चक्कर लगाने पड़ते, ताकि 12,000 टन विशेष मिश्र धातु को द्वीप तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर लकड़ी का घनत्व बहुत कम था, यहां तक कि पानी से भी हल्का। एक शिपमेंट के लिए 1000 घन मीटर यूनिवर्सल स्पेस का उपयोग करने से केवल 800-900 टन लकड़ी ही ले जाई जा सकती थी। इस प्रकार सभी 12,000 टन लकड़ी को मिस्टी द्वीप तक पहुंचाने के लिए ड्रोन को 13 से 15 चक्कर लगाने होंगे। डेटा रिफ्रेश के बाद ड्रोन 5 घंटे तक पूरी गति से उड़ सकता है और 18,360 किलोमीटर की भयानक दूरी तय कर सकता है। बेशक ये केवल सैद्धांतिक अधिकतम उड़ान दूरी है। वास्तव में, क्योंकि यानफेई क्वांटम रडार और सहायक मस्तिष्क का उपयोग करता है, और चूंकि ड्रोन को रडार की पकड़ से बचने के लिए भूमिगत होकर, समुद्री जल के प्रतिरोध का सामना करके और उसके दबाव को सहकर रडार की पकड़ से बचना पड़ता है, इसलिए ये सभी कारक ड्रोन के ऊर्जा बिंदुओं को भारी मात्रा में समाप्त कर देंगे। इसलिए ड्रोन की अधिकतम दूरी 18,360 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि वास्तव में कम होगी। शंघाई और मिस्टी द्वीप के बीच सीधी दूरी 3,000 किलोमीटर है। अगर ड्रोन वास्तव में मिस्टी द्वीप और शंघाई के बीच उड़ान भरता है, तो प्रत्येक डेटा रिफ्रेश के बाद ड्रोन अधिकतम 2 चक्कर लगा सकता है, जो 12,000 किलोमीटर के बराबर है। इस दक्षता के आधार पर यानफेई को शंघाई से मिस्टी द्वीप तक 24,000 टन अपग्रेड सामग्री पहुंचाने के लिए दोनों स्थानों के बीच 15-17 चक्कर लगाने होंगे। उपरोक्त गणना के अनुसार इसमें 8-9 दिन लगेंगे। हालांकि यानफेई ने ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए पहले ही बहुत मेहनत कर ली थी, यहां तक कि अपग्रेड आवश्यक वस्तुओं को छीनने के लिए जीवन मरण का संकट भी झेलना पड़ा था। अब बिना किसी जोखिम के लंबी दूरी तक सामग्री पहुंचाना ज्यादा से ज्यादा कुछ समय बिताने की बात थी। पिछली कठिनाइयों की तुलना में वर्तमान स्थिति यानफेई के लिए बहुत आसान थी, इतना समय निश्चित रूप से उसके लिए सहनीय था। आज रात यानफेई के लिए सामग्री का पहला लंबी दूरी का परिवहन था, इसलिए उसने यूनिवर्सल स्पेस से विशेष मिश्र धातु और लकड़ी का एक हिस्सा इकट्ठा किया, जिससे पूरा 1000 घन मीटर यूनिवर्सल स्पेस भर गया। फिर यानफेई ने नी सानफेंग से संपर्क किया और उसकी मदद से चुपचाप कंपनी छोड़ दी। यानफेई सावधानी से शंघाई के समुद्र तट पर पहुंचा और अपतटीय जल में छिपे ड्रोन को बुलाने लगा, फिर ड्रोन को लेकर तेज गति से मिस्टी द्वीप की ओर रवाना हुआ। रास्ते में ड्रोन बहुत सावधान रहा, उसने चीन के जलक्षेत्र में पानी के भीतर यात्रा करना चुना। इस जलक्षेत्र से बाहर निकलते ही वह सतह पर आया और कम ऊंचाई पर समुद्र स्किमिंग शैली में उड़ान भरी। अमेरिकी सेना और जापानी सेना के रडार की पकड़ से बचने के लिए प्रथम द्वीप श्रृंखला के पास पहुंचकर ड्रोन फिर से पानी में डूब गया। इस खतरनाक क्षेत्र से गुजरने के बाद ड्रोन समुद्र स्किमिंग उड़ान के एक और दौर के लिए फिर से सतह पर आया।
इस तरह उड़ान मोड बदलते हुए लगभग 1 घंटे बाद यानफेई ड्रोन से मिस्टी द्वीप पहुंच गया। मिस्टी द्वीप के समुद्री क्षेत्र में जहां सोना जमा था, द्वीप के ऊपर मंडराते हुए यानफेई ड्रोन कॉकपिट से नीचे कूदा और पाया कि द्वीप पर पहले से जमा किया गया सोना ज्यों का त्यों था। दरअसल यानफेई एक वीरान द्वीप पर इतना सारा सोना खुले में छोड़ने को लेकर थोड़ा चिंतित था। हालांकि सौभाग्य से सोने के उस बैच में कोई समस्या नहीं आई, जिससे उसे राहत मिली। फिर उसने यूनिवर्सल स्पेस से विशेष मिश्र धातु और लकड़ी निकालनी शुरू की और उन्हें सोने के बगल में रख दिया। चूंकि द्वीप बहुत संकरा था, जिसका कुल क्षेत्रफल केवल कुछ दर्जन वर्ग मीटर था, इसलिए यानफेई ने छोटे से द्वीप के दोनों ओर 2 दीवारों के रूप में सोने और विशेष मिश्र धातु का इस्तेमाल किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सामग्रियां उसमें समा जाएं, खासकर गोल लकड़ी को लुढ़ककर समुद्र में गिरने से बचाने के लिए। ये सब पूरा करने के बाद यानफेई फिर से ड्रोन में सवार हुआ और शंघाई लौटने लगा, फिर सामग्री परिवहन के दूसरे बैच के साथ आगे बढ़ा। जब तक यानफेई ने मिस्टी द्वीप पर सामग्री का दूसरा बैच पहुंचाया और शंघाई लौटा, तब तक ड्रोन के ऊर्जा बिंदु लगभग समाप्त हो चुके थे। फिर यानफेई ने गोदाम में कुछ देर तक इंतजार किया जब तक शंघाई में आधी रात नहीं हो गई और ड्रोन का डेटा रिफ्रेश होने लगा। ड्रोन ने तुरंत अपनी गति क्षमता वापस पा ली और इसलिए यानफेई ने अपने प्रयासों को 2 गुना कर दिया और उसी आधी रात को शंघाई और मिस्टी द्वीप के बीच 2 और चक्कर लगाए, जिससे मिस्टी द्वीप तक बड़ी मात्रा में सामग्री पहुंच गई। अगले कुछ दिनों में यानफेई द्वारा खरीदे गए विशेष मिश्र धातु और लकड़ी को क्रमिक रूप से गोदाम में पहुंचाया गया। फिर उसने उन्हें चींटियों की तरह घर बदलने की दृढ़ता के साथ मिस्टी द्वीप पहुंचाया। यानफेई की अत्यधिक सावधानी और नी सानफेई की मदद से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि यानफेई, जो आमतौर पर दिन में काम करता था, रात में लगातार उड़ान भरेगा, और इतने कम समय में उसने शंघाई से 3000 किलोमीटर दूर मिस्टी द्वीप तक इतनी सारी सामग्री पहुंचा दी थी। उस रात यानफेई द्वारा मिस्टी द्वीप पर सामग्री की आखिरी खेप पहुंचाने के बाद ड्रोन अपग्रेड की सारी सामग्री आखिरकार तैयार हो गई। इस समय ड्रोन के अपग्रेड की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लंबे इंतजार के बाद ड्रोन अपने सबसे जरूरी अपग्रेड से गुजरने वाला था। द्वीप बहुत संकरा होने के कारण यानफेई के पास कोई जमीन नहीं थी और वह केवल अपग्रेड सामग्री के ऊंचे ढेर पर ही खड़ा हो सकता था। यानफेई ने यूनिवर्सल स्पेस से 3 अपग्रेड आवश्यक वस्तुएं, जंग लगी जंजीरें, जंग लगी डिस्क और गोल मोती निकली और उन्हें अपने पैरों के पास रख दिया। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए गए ड्रोन अपग्रेड मटेरियल को देखकर यानफेई बेहद उत्साहित हो गया, यहां तक कि द्वीप पर हमेशा छाया रहने वाला घना कोहरा भी अचानक उसे प्यारा लगने लगा। अपने सिर के ऊपर लटके F-15 आकार के ड्रोन को देखकर उसके मन में अचानक लगाव की भावनाएं उमड़ पड़ी। F-15 आकार के ड्रोन में एक शक्तिशाली लड़ाकू क्षमता थी, जिसने यानफेई को दुनिया की शीर्ष सेनाओं से मुकाबला करने की क्षमता प्रदान की और उसे अनगिनत उपलब्धियां दिलाईं। लगातार भीषण युद्धों में हालांकि ड्रोन ने अनगिनत विरोधियों को हराया, लेकिन कई मौकों पर यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हुआ और टुकड़ों में बिखर भी गया। अगर हर बार डेटा रिफ्रेश होने पर ड्रोन की स्वचालित मरम्मत न होती तो F-15 आकार के ड्रोन पर निशान पड़ जाते। किसी इंसान के शरीर पर पड़े निशानों की तरह ये F-15 आकार के ड्रोन की खूबियों के गौरवशाली निशान होते, लेकिन दुर्भाग्य से इन उपलब्धियों का कोई सबूत नहीं था, जिससे यानफेई को थोड़ा अफसोस हुआ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय लाइब्रेरी में जोड़ें। freewebnovel.com। बुक करने वाले दोस्तों का शुक्रिया। अनफ्लेमेबल गैसोलीन 1000 शुरुआती पॉइंट और लीजर इज लाइफ 200 शुरुआती पॉइंट आपके रिवॉर्ड्स के लिए। सब्सक्राइब करने और मासिक व सिफारिश टिकटों के जरिए आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।